मैंने 2014 से लेके 2019 तक 2014 से लेके 2019 तक अपना बीए और एमए जेएनयू के SLNCS के कोरियन सेंटर से कंप्लीट किया है। और अभी हम लोग कोरिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब बेसिक जो प्रोफाइल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वहाँ के K-pop कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के फेमस प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के स्पोर्ट्स के बारे में, मतलब जो फेमस स्पोर्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास एक क्लास में खत्म नहीं होगा, ये 3-4 क्लास लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें नॉर्थ कोरिया को अलग से पढ़ना पड़ेगा। कोरिया की अपना इकोनॉमिक जो सक्सेस था वहाँ का, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। वहाँ की हिस्ट्री टाइमलाइन पढ़नी पड़ेगी। तो आज हम लोग इसके कोरिया का जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गौरव भैया स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ विकास जी, मैं कर रहा हूँ। एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए। विजिबल है? विकास विजिबल है? अभी तो नहीं। हाँ आ गया। आ गया? हाँ, फर्स्ट पेज से कर दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। फर्स्ट पेज आ ये गया विकास? हाँ हाँ ओके। ओके ओके फाइन। हम लोग स्टार्ट करेंगे मैप से। तो जो हमारा कोरिया पेनिनसुला है, पेनिनसुला मीन्स होता है कि जो 3 साइड से वाटर से घिरा हो, उसको 3 साइड से वाटर हो और एक साइड से लैंड हो, ऐसे लैंड मास को हम लोग पेनिनसुला कहते हैं। तो ये हमारा जो पूरा कोरिया है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों को अगर मिला के हम बोलेंगे तो ये हमारा कोरियन पेनिनसुला है। क्योंकि 3 साइड से वाटर है, ऊपर ये चाइना और रसिया से टच करता है, लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो एक हमारा एक पेनिनसुला है पूरा। और ये पेनिनसुला कहाँ लोकेट करता है? ये एशिया के ईस्ट में लोकेट करता है। अगर आप तो अगर पर्सनली मैप देखे होंगे तो मैप में इसको लोकेट कर सकते हैं चाइना, रसिया और जापान से थोड़ा सा वेस्ट में। तो जो ये पूरा कोरियन पेनिनसुला है, ये अभी 2 कंट्री इस कोरियन पेनिनसुला में है। एक तो नॉर्थ कोरिया है, एक साउथ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पहले दोनों एक थे, लेकिन बाद में वर्ल्ड वॉर के बाद में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से एक नॉर्थ कोरिया जो थी वो यूएस से इन्फ्लुएंस थी, वो डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते थे, और नॉर्थ कोरिया जो था वो कम्युनिस्ट कंट्री चाहता था। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से दोनों कंट्री अलग अलग हो गए। और जो बीच में डिवाइड कर रहा है दोनों को लाइन, इसको बोलते हैं 38 पैरेलल। 38 पैरेलल इसलिए बोलते हैं कि यहाँ से जैसे आपको पता होगा कि पूरा अर्थ जो है उसको टाइम जोन में डिवाइड करने के लिए डिग्रीज में डिवाइड किया गया है। तो जो 38 डिग्री होता है ना, वो बिल्कुल एक दोनों के बीच के बॉर्डर के बीच से गुजरता है, जिसको DMZ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैप में देखेंगे कि जो साउथ कोरिया है, आज सिर्फ हम लोग साउथ कोरिया के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्थ कोरिया के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो जो नॉर्थ कोरिया है, ये सिर्फ लैंड जो अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है वो सिर्फ एक कंट्री से करता है, वो है नॉर्थ कोरिया। और उसके बाद जो यहाँ पे ये वाटर बॉडी जो टच करता है, वो यहाँ पे 3 वाटर बॉडी टच करता है। एक तो होता है आपका सी ऑफ जापान, जिसको ईस्ट सी बोलते हैं, जो जापान साइड में है। दूसरा है येलो सी, इसको वेस्ट सी भी बोलते हैं, येलो सी बोलते हैं। और एक हमारा मैप 2 करिए, सेकेंड स्लाइड कर दीजिए भैया। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सेकेंड वाला मैप देखिए, नीचे एक ये जापान का एक आइलैंड है वहाँ, और ये कोरिया के बीच में कोरिया स्टेट है। एक कोरिया स्टेट है हमारे इन स्टेट वो होता है जो दो लैंड मास के बीच में जो बहुत मतलब नैरो वाटर बॉडी जो वहां से फ्लो करता है, उसको स्टेट बोलते हैं। ये कोरिया स्टेट है यहाँ पे।
और ये हमारा पूरा मैप है, इसको देखिए ऊपर सेकेंड मैप में आप देखेंगे कि ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच से 38 पैरेलल यहाँ मार्क किया हुआ रेड लाइन से, डॉटेड लाइन है, उससे मार्क किया हुआ है 38 पैरेलल है। इसको DMZ बोलते हैं, डिमिलिटराइज जोन बोलते हैं। एक ये डिमिलिटराइज जो जोन है, एक ये बफर जोन है। मीन्स कि यहाँ पे अराउंड 4 किलोमीटर का गैप है दोनों कंट्रीज के बीच में, 4 किलोमीटर का गैप है। वहाँ पे नो मिलिट्री जोन है, मतलब इधर से आपका दोनों कंट्रीज के बीच में 4 किलोमीटर का गैप है, वहाँ तो मतलब कोई अलाउ नहीं है। वो दोनों मिलिट्री के बीच में 4 किलोमीटर का गैप है, उसी को DMZ बोलते हैं। बहुत लोग उसको 38 पैरेलल भी बोलते हैं। और ये हमारा, जब साउथ कोरिया की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे आप नाकटोंग, नाकटोंग रिवर लिखा है, नाकदोंग होता है इंग्लिश में, कोरियन में इसे नाकटोंग बोलते हैं, लेकिन ऐसे नाकदोंग बोलते हैं रिवर। ये हमारा साउथ पार्ट में सबसे लंबा नदी है, जो सेकेंड मैप में आप नाकटोंग देख पा रहे होंगे। और ऊपर आप देखेंगे स्टार मार्क किया हुआ है, यहाँ पे सियोल है, ये इसकी कैपिटल है। और वो जो सियोल है ये हान रिवर के किनारे मतलब सिचुएटेड है। हान रिवर इधर से फ्लो करती है। साउथ कोरिया में सबसे लंबा नदी जो है वो नाकटोंग है। अगर पूरे कोरियन पेनिनसुला की बात करेंगे तो वहाँ पे यालू रिवर या अनमोक बोलते हैं, वो चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे फ्लो करता है। और जो यहाँ का मेजर सिटीज देखेंगे तो एक है, आप एकदम बिल्कुल साइड में देखेंगे, कोरिया स्टेट के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे आप, बुसान है। बुसान जो है पोर्ट सिटी है, यहाँ पे वहाँ का मेजर पोर्ट सिटी है। सारे ट्रेड और जो बिजनेस है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, वो सारे बुसान में है। और एक एक ऊपर आप देखेंगे सियोल के बगल में इंचोन करके है, ये बाद में डेवलप किया हुआ एक सिटी है, ये बाद में डेवलप किया हुआ एक सिटी है। और यहाँ पे जो कोरिया का जो मेन इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इंचोन में है, वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। और सियोल और जो इंचोन को जोड़ता है, जो कनेक्ट करता है, वो एक जैसे हमारे यहाँ पे जैसे मेट्रो सिस्टम है, तो ऐसे उनके यहाँ पे मेट्रो सिस्टम को सबवे बोलते हैं, तो सबवे से कनेक्टेड है। आप एक साइड में देखेंगे येलो मार्क करके होगा प्योंगचांग, यहाँ पे 2018 में यहाँ पे सब विंटर ओलंपिक्स हुआ था, 2018 में ये होस्ट किया था। भैया थर्ड स्लाइड कर दीजिए। देखिए लोकेशन आपको बता दिया था, लोकेशन इन ईस्ट एशिया ऑन कोरियन पेनिनसुला। कोरियन पेनिनसुला पे जो रिपब्लिक ऑफ, पहले तो साउथ कोरिया का ऑफिशियल नाम जो है उसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहाँ लोकेट करता है? ये ईस्ट एशिया में लोकेट करता है, कोरियन पेनिनसुला पे करता है। जो इसकी कैपिटल है वो सियोल है। और सियोल जो है वो किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? तो वो हान रिवर के किनारे लोकेट करता है। हान रिवर का वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में आगे हम जब इकोनॉमिक पढ़ेंगे तो बताऊंगा। और वहाँ की जो करेंसी है वो वॉन है। वॉन जो होता है ना, वो बहुत मतलब छोटा अमाउंट है। मतलब आप जब भी देखेंगे तो वहाँ पे मिलियन ट्रिलियंस में बात होती है। नॉर्मली जैसे कि इंडियन रुपीज में बात करें तो 70-80 रुपीज, मतलब एक रुपीज में 70-80 वॉन्स होते हैं। उनका जो ये करेंसी है वो बहुत मतलब कंपेयरली इंडिया के कंपेयर में बहुत छोटा है। वो मतलब हमेशा वहाँ जो बात होती है वो मिनिमम 1000 से शुरू होता है चीजें। अगर नॉर्मल से नॉर्मल चीजें आप खरीदेंगे तो 1000 से शुरू होता है। और वहाँ पर रिलीजन की बात करें तो रिलीजन जो यहाँ पे है वो डोमिनेंट, पहले तो शामनिज्म वहाँ फॉलो करते थे और बाद में बुद्धिज्म वहाँ पे आया। और अभी तो मैक्सिमम जो कोरिया में है, साउथ कोरिया में लोग वो वेस्टर्नाइज्ड हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं, तो ज्यादातर एथिस्ट हैं। मतलब वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो ज्यादा इन्फ्लुएंस है वो बुद्धिज्म का है। बुद्धिज्म वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुद्धिज्म मतलब प्रेयर नहीं करते हैं, लेकिन बुद्धिज्म को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, अपने डेली लाइफ में वो फॉलो करते हैं। और अभी का जो नया यूथ है जो वहाँ पे जो काफी इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज से काफी इन्फ्लुएंस्ड है, वो क्रिश्चियनिटी की तरफ भाग रहे हैं। तो अभी वहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से राइज कर रहा है। लेकिन क्रिश्चियंस भी जो है वहाँ पे वो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को अपने डेली लाइफ में फॉलो करते हैं। और तीसरा वहाँ पे कन्फ्यूशियनिज्म, उसका क्या है कि वहाँ की सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल है।
उन कन्फ्यूशनिज्म में होता है क्या कि जो हायरार्की मेंटेन करते हैं, एजुकेशन पे फोकस करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि सीनियर्स को रेस्पेक्ट देते हैं। ये सब चीजें कोरिया, मतलब कोरिया को बोला जाता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट ऐसा कंट्री है जहाँ पे कन्फ्यूशनिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। तो वहाँ पे लोग मानते नहीं, उस मतलब पर्टिकुलर रिलीजन को मानते नहीं, लेकिन उन्होंने उस चीज को सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लिया है। तो वहाँ हायरार्की सिस्टम बहुत है, मतलब आप कंपनी में काम करोगे तो वहाँ सीनियर जूनियर, फैमिली में भी जो एल्डर हैं जूनियर्स को रेस्पेक्ट करना है और ये करना है। कन्फ्यूशिज्म जो है ये चाइना से, कन्फ्यूशिज्म जो है ये चाइना से आया है कॉन्सेप्ट। ये एक रिलीजन था, उसके अंदर उनकी अपनी फिलॉसफी है। तो उसका चाइना से, जो जैसे कोरिया पेनिनसुला था वो चाइना के पास था। तो जब कोई बड़ी कंट्री अगल बगल में होती है तो उसका कल्चरल इन्फ्लुएंस अगल बगल के छोटे कंट्रीज पे होता है। तो पास्ट में क्या हुआ था कि जो चाइना है, चाइना में कन्फ्यूशिज्म एक्सेप्ट, मतलब कि वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता था, तो उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं कोरिया पे था। अगर जैसे देखेंगे कि चाइना का बहुत सारा इन्फ्लुएंस था, वहाँ से ट्रेड होता था वहाँ पे। जैसे आप अभी हांगुल, कोरियन जो स्क्रिप्ट है हांगुल, वो जब हांगुल नहीं था उससे पहले वहाँ पे जो कोरियन जो चाइनीज स्क्रिप्ट होता है हांचा, इससे पहले 14 सेंचुरी से पहले वहाँ पे हांचा, कोरिया में भी हांचा ही बोला जाता था। तो उनका बहुत इन्फ्लुएंस था। तो कन्फ्यूशिज्म जो है वो कोरिया में आया, और कोरिया में इन लोगों ने फिर उसको अपनी सोसाइटी में प्रैक्टिस नहीं करते, एज ए रिलीजन वो प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन जो उसकी फिलॉसफी है उसको कोरिया में अपनी सोसाइटी में उन लोगों ने उस चीज को उतार लिया है। फिर नेक्स्ट है कि इंडिपेंडेंस। जो नॉर्थ रिपब्लिक ऑफ कोरिया है या फिर नॉर्थ कोरिया, दोनों को इंडिपेंडेंस जो मिला, लिबरेशन, इंडिपेंडेंस जो मिला वो जापान से मिला था। जापानीज एम्पायर जो था वो 1910 में इसको पूरे कोरियन पेनिनसुला को इन्होंने अपना कॉलोनी बना लिया था। तो जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जापान के खिलाफ जो हमारी जो एलाइड पावर थी वो जापान के खिलाफ लड़ रही थी, और 6 अगस्त और 9 अगस्त 1949 में जब हिरोशिमा नागासाकी पे यूएस ने न्यूक्लियर बम गिराया, उसके बाद 15 अगस्त को जो जापान ने सरेंडर कर दिया, और जब सरेंडर कर दिया तो उसके बाद ये इंडिपेंडेंट हो गए। जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों इंडिपेंडेंट, उस समय दोनों एक ही थे, दोनों साथ में इंडिपेंडेंट हो गए। फिर उसके बाद हमारा है गवर्नमेंट टाइप। अभी साउथ कोरिया में क्या गवर्नमेंट टाइप है, तो गवर्नमेंट टाइप हमारी है यूनिटरी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक हमारी तरह है, जैसे हमारे देश में होता है। कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी 3 पार्ट में बटा हुआ है, जुडिशरी है, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव है, और लेजिस्लेचर है। ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में जुडिशरी भी है, हमारे यहाँ लेजिस्लेचर भी है, हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो करते हैं वो भी है। तो वह सेम उनके यहाँ भी है, लेकिन उनके यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जैसे पावर, मेन जो पब्लिक मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो जिसको कहा जाता है, जो ऑफिशियली जो पावर होता है वो हमारे यहाँ पीएम के पास होता है। तो ऐसे ही उनके पास जो है ना, वो मेन जो है वो प्रेसिडेंट है, वहाँ पे प्रेसिडेंट होता है। इनके लेजिस्लेचर को बोलते हैं नेशनल असेंबली। अब इसमें हम लोग देखेंगे कोरिया जो है, कोरिया में कितने प्रोविंसेस हैं, तो कोरिया में टोटल 9 प्रोविंसेस हैं। वो आप अपने आप मैप में देखेंगे। यूनिटरी प्रेसिडेंटल मतलब ये होता है कि मतलब जो पावर है पूरा प्रेसिडेंट के पास है। जो जैसे हमारे यहाँ पीएम के पास होता है ना ज्यादातर चीजें, मतलब कंट्री को जो भी करना है, या असेंबली में डिफेंड करना है या कुछ भी करना है, तो वो पीएम के हाथ में होता है पावर। उनके यहाँ जो होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है, मेन जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। फिर उसके बाद है लेजिस्लेचर, हमारा नेशनल असेंबली है। प्रोविंसेस जो हमारे 9 है, 8 जो है, 8 प्रोविंसेस जो है वो हमारा मेन जो प्रोविंस है। जो ये है ना, ये फर्स्ट लेवल ऑफ डिवीजन है। प्रोविंसेस जैसे बहुत सारी कंट्री में बोला जाता है, जैसे हमारे यहाँ स्टेट बोला जाता है। फर्स्ट लेवल ऑफ डिवीजन हमारे यहाँ स्टेट है। जापान में आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा होगा प्रीफेक्चर। जापान में प्रीफेक्चर होता है, कहीं स्टेट होता है, कहीं प्रोविंसेस होते हैं। आप वहाँ पे फ्रांस पढ़ेंगे तो वहाँ डिपार्टमेंट भी होता है। तो वैसे ही यहाँ पे प्रोविंसेस होते हैं, तो टोटल 8 प्रोविंसेस हैं। नहीं, मेन लैंड पे 8 प्रोविंसेस हैं। और 9th जो है वो जेजू आइलैंड है, जेजूडो बोलते हैं उसको। वो सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस है। जो आप देखेंगे मेन लैंड जो साउथ कोरिया देखेंगे उसके नीचे होगा छोटा सा, लार्जेस्ट आइलैंड है वहाँ का, जेजूडो आइलैंड। तो 9th प्रोविंस वो है। जो टोटल एरिया है
रिपब्लिक ऑफ कोरिया की, वह है 1,02,210 किलोमीटर स्क्वायर, जो दुनिया में 107, मतलब कि ये डाटा में कहीं 1/7 लिखा है, कहीं 1/8 लिखा है, तो 108 लिखा है, कहीं 107 लिखा है। तो ये हमारा वो है। नेहा, ये जो कोरियन लिबरेशन लिखा हुआ, लिबरेशन जो है वो 15 अगस्त 1945 में हुआ था। जो 15 अगस्त 1948 में हुआ था वो हुआ था रिपब्लिक बना था। जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है वो उस दिन स्टेबलाइज हुआ था। जैसे हमारा हमारा देश जो है वो 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, और लेकिन हमारा जब वो है रिपब्लिक कब बना, वो 26 जनवरी को बना। वैसे इसका है इंडिपेंडेंस जो था वो 15 अगस्त 1945 में है। लिबरेशन जो है वो 1945 में है, 15 अगस्त 1945 में हुआ। और जो हमारा ये है रिपब्लिक जो बना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, वो 15 अगस्त 1948 में बना है। फिर नेक्स्ट है कोस्ट लाइन। जो टोटल कोरिया की कोस्ट लाइन है वो 2413 किलोमीटर है, और लैंड बॉर्डर है वो हमारा 238 किलोमीटर है। ये कहीं कहीं देखोगे तो गूगल में 240 भी लिखा है, और कहीं कहीं रफ एस्टिमेट लेके 250 भी लिख दिया है। तो मुझे ये ठीक लगा 238 किलोमीटर, तो मैंने इसको कर दिया। ये जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो डिवाइड करता है 238 किलोमीटर, वो है। और इसी जो जो ये बॉर्डर है इसी को DMZ बोलते हैं या 38 पैरेलल बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जो पॉपुलेशन है कोरिया की वो अभी है 51 मिलियन। और कोरिया के लिए अभी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोरिया में अभी जो इनकी जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं घट रही है। जैसे कि अगर एक स्टेबल पॉपुलेशन चाहिए होती है किसी भी कंट्री का, तो वहाँ का रेशियो होना चाहिए, मतलब पर जो नया, मतलब कि वो होना चाहिए, मतलब पॉपुलेशन एक स्टेबल रहे और पॉपुलेशन देश की कम ना हो, और जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो बढ़े ना, इसके लिए चाहिए होता है हमको 2.1 का। तो अभी कोरिया का जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि लोग वहाँ पे शादी नहीं कर रहे हैं। लोग वहाँ शादी नहीं करना चाहते हैं, अपने फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं और अकेले रहना चाहते हैं। ज्यादातर ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पे जो अभी जो रेशियो 1.2 का हो गया है। तो ये इसकी वजह से क्या होगा कि जो यंग, जो मतलब यूथ है, यूथ जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है, अपने ओल्ड एज की तरफ बढ़ रही है, वो ज्यादा हो रही है। मतलब ओल्ड एज के लोग ज्यादा हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि अपने देश की इकोनॉमी को बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रही है उनको। क्योंकि जब मतलब अगर आपके यहाँ ओल्ड एज के लोग ज्यादा होंगे, तो आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च होगा किस चीज पे? मेडिसिन पे, उनके केयर में, उनके हेल्थ केयर में, इन सब चीजों पे। तो अभी कोरिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है। और जो ये पॉपुलेशन की 51 बिलियन है, मतलब करीब 5 करोड़ के करीब है, तो इनमें से 2.5 मिलियन, नहीं 25 मिलियन, 25 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो सियोल में रहते हैं। और सियोल जो है ना, ये अपना जो कैपिटल है उसके सराउंडिंग एरिया में, मतलब उसकी आधी जनसंख्या जो है ना वो सियोल में रहती है। फिर उसके बाद हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जब ये डिवाइड हुआ, कोरिया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जब डिवाइड हुआ, तो उसके बाद नॉर्थ कोरिया के जो पहले प्रेसिडेंट बने वो सिंग मैन री बने थे, 1948 में बने थे, इलेक्ट हुए थे। तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1948 में बना, और सिंगमैन री पहले प्रेसिडेंट बने जो इलेक्ट होके आए थे, सिंगमैन री। और जो अभी करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम है मून जे इन। मून जे इन, जब ये इससे पहले थी पाक गुन ही, तो पाक गुन ही को करप्शन के चार्ज पे उनको हटाया गया था। उसके बाद मून जे इन आए हैं और ये अभी हैं। फिर उसके बाद सॉरी सॉरी, ये करंट प्रेसिडेंट नहीं होगा, दूसरा मिस्टेक होगा, करंट प्राइम मिनिस्टर है, टाइपिंग एरर है। किम बू क्योम, ये प्रेसिडेंट है। और उसके बाद हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस होता है, जैसे US में प्रेसिडेंट हाउस को व्हाइट हाउस बोलते हैं, इंडिया में राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, वैसे ही ये ब्लू हाउस, जो वहाँ के प्रेसिडेंट का हाउस है, उसको ब्लू हाउस बोलते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ कोरिया नागदोंग, नागदोंग रिवर है। लार्जेस्ट लेक जो है चुंगजू, चुंगजू लेक है। और हाईएस्ट माउंटेन जो है उसको बोलते हैं माउंट हलासन। और ये जो है ना वो नीचे हमारा जो लार्जेस्ट आइलैंड है जेजुडो आइलैंड, ये वहां पे लोकेट करता है। उसके बाद हमारा नेशनल फ्लावर जो है इसको मुनगुन हुआ बोलते हैं। मुनगुन हुआ मेरे ख्याल से द रोज ऑफ शैरोन, ऑप्शन में तुमको अगर अगर ये क्वेश्चन आता है
तो ऑप्शन में रोज ऑफ सैरोन दिया जाएगा क्योंकि बहुत लोगों को कोरियन नहीं पता होगा। और उसके बाद है नेशनल एनिमल उनका है जो साइबेरियन टाइगर है। और नेशनल गेम जो है वहाँ ताइक्वांडो है। ताइक्वांडो बहुत फेमस है। ताइक्वांडो को माना जाता है कि वो मतलब कोरियन पेनिनसुला पे ही उसका मतलब वहीं से उसकी शुरुआत हुई, ओरिजिनेट हुआ। नेक्स्ट लर्न। जो वहाँ का नेशनल फ्लैग है तैगुक्की है। तैगुक्की अगर आप लोग मैप में देखेंगे तो वाइट बैकग्राउंड है, बीच में आपका जैसे पेप्सी का लोगो होता है ना, रेड और ब्लू में हाफ हाफ, तो इन एंड यान फिलोसफी पे है बना हुआ, उसको तैगुक्की कहते हैं। इसमें दो ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, या तो पूछ सकता है कि नेशनल फ्लैग को क्या कहते हैं, तैगुक्की, या फिर पूछ लेगा इन एंड यान ये जो उसमें फ्लैग में है वो किस फिलोसफी पे है। तो इन एंड यान फिलोसफी क्या है कि उसमें फिलोसफी जो उसकी ये है कि जैसे कि होता है ना कि ब्लैक है तो वाइट है, पॉजिटिव है तो निगेटिव है। उसी फिलोसफी में है कि अगर वर्ड को स्टेबल रहना है, वर्ड अगर स्टेबल है तो इन एंड यान फिलोसफी है, कन्फ्यूशियनिज्म का ही पार्ट है, उसी को इन लोगों ने अपने फ्लैग में लिया हुआ है। फिर उसके बाद है नेशनल एंथम एगुक का। ट्रेडिशनल जो उनका ड्रेस है वो है हानबोक। हानबोक वो पहले पहनते थे, अभी उतना जो यूथ है तो वो पहनती नहीं है, वेस्टर्नाइज हो गई है। लेकिन अभी भी जो उनका जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स होते हैं या कुछ कुछ गेट टुगेदर होता है या शादी होती है, मैरिजेस होते हैं, तो उसमें हानबोक पहना जाता है। उसके बाद हमारा है ट्रेडिशनल हाउस। जो वहाँ ट्रेडिशनल हाउस बनते हैं जिसमें वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है, विंटर्स में तो वहाँ पे 2-2 3-3 महीने स्नोफॉल होता है। तो ऐसे वहाँ पे जो घर बनते हैं ज़्यादातर वो लकड़ी के बनते हैं। तो पहले फ्लोरिंग उनकी होती थी, वुडन होती थी और लकड़ी से बनते थे और बाकी सब चीज़ों से मटेरियल से बनते थे। तो उसको हैनॉक बोलते हैं जो ट्रेडिशनल हाउस वहाँ पे है। अब तो उतने नहीं है, अब तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, लेकिन ट्रेडिशनल हाउस कहीं कहीं अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ उसको बोलते हैं हानोक। और हानोक में हीटिंग अंडर फ्लोर हीटिंग सिस्टम उसका फेमस होता है, इसको ऑन्डोल बोलते हैं। वो अंदर से क्या होता है कि फ्लोर के अंदर से ठीक है, ऑन्डोल के बारे में आगे बता दूंगा, आगे मैंने इसको लिखा हुआ। फिर वहाँ का जो लैंग्वेज है वो है हमारा कोरियन। कोरियन को हांगुक भी बोलते हैं। बाकी ऑप्शन में तो कोरियन ही आएगा। स्क्रिप्ट जो है वहाँ पे वो है हांगुल। और हांगुल जो स्क्रिप्ट है ये 4046 में, और कहीं कहीं तुम नेट पे अगर इसको सर्च करोगे तो कहीं कहीं 4043 लिखा होगा, बहुत जगह 4046 लिखा हुआ है। तो जो हांगुल इन्वेंट किया उसको इन्वेंट किया किंग सेजोंग ने। किंग सेजोंग जो थे, ये जो थे उससे पहले जब ये हांगुल नहीं था, 4046 एडी है ये। 4046 एडी से पहले क्या था कि हांगुल जब नहीं था तो लोग वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो हांचा पढ़ती थी। मतलब हांचा जो जापान ये चाइना में जो यूज होता है वो हांचा ये लोग यूज करते थे। तो क्या हुआ कि जो वहाँ के राजा थे, उनको किंग थे सुजांग, उनको ये ऐसा लगा कि हमारी जो यूथ है वो लिटरेट नहीं है, क्योंकि जो हांचा होती है वो टफ होती है। और जो कॉमन पीपल होते थे, मतलब जो हाई क्लास से आते थे वो तो स्टडी करते थे, उनके बच्चे स्टडी करते थे, उनको हांचा पता होता था। लेकिन जो उनकी लोअर क्लास थी उसको मतलब वो पढ़ना नहीं आती थी, पढ़ना लिखना नहीं आती थी, क्योंकि ये बहुत हांचा बहुत टफ होता था और लोग नहीं पढ़ पाते थे। तो इसके लिए वहाँ के किंग सेजोंग ने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि हम एक नया अल्फाबेट की मतलब इन्वेंट करते हैं। तो इन्होंने इन्वेंट करवाया, लेकिन उसको लीड ये कर रहे थे तो इनके नाम पे हो गया, किंग सेजोंग ने इन्वेंट किया है। तो 4046 से हांगुल आ गया। और उससे अभी भी वहाँ पे हांचा यूज होता है, लेकिन ज्यादातर वो नंबरिंग के लिए या कहीं कहीं पे पर्टिकुलरली हमेशा नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत होता है। मेनली जो है हांगुल ही यूज होता है ताकि वहाँ की लिटरेसी रेट बढ़ सके। और आज जो हांगुल है, हांगुल को अ, आपका यूएनओ और यूनेस्को ने वर्ल्ड का टॉप 10 लैंग्वेजेस में जगह दिया है। और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है वो भी हांगुल को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है। फिर उसके बाद हमारा है कि फर्स्ट किंग ऑफ कोरिया, जो सबसे फर्स्ट किंग थे, वो 2333 बीसी में
डांगुन थे। डांगुन जो है ये है गोजोसोन डायनेस्टी के थे डांगुन। तो डांगुन की भी एक कहानी है, इसमें भी एक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, शायद पीएचडी में आया था या बीए में आया था, ये याद नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आया था डांगुन जो है वो किसके बेटे थे। तो एक्चुअली इसकी कहानी है, जैसे हमारे माइथोलॉजी होती है ऐसे कोरिया में भी माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी ये है कि डांगुन जो है एक ग्रैंडसन ऑफ हेवन है, मतलब कि स्वर्ग से आए हुए हैं। उनके 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 यहाँ जो कोरिया है, कोरिया में भी कॉन्सेप्ट है स्वर्ग का। तो स्वर्ग ये लोग ऐसा मतलब माना जाता है कि वो स्वर्ग में जो उनके दादाजी थे वो स्वर्ग में थे। तो वहां पे उनका बेटा जो था, उनको बेटा को मन हुआ कि हम पृथ्वी पे मतलब ये अर्थ पे घूमने आए। तो वो घूमने के लिए अपने ग्रैंडफादर से परमिशन लिए और उन्होंने परमिशन दे दिया। वो इधर घूम रहे थे, कोरिया साइड में उनकी स्टोरी है ऐसा कि वो कोरियन पेनिनसुला पे घूम रहे थे। तो उनको एक टाइगर मिला और एक बियर मिला। उन दोनों ने बोला कि हमको भी ह्यूमन बनना है, बहुत रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला ठीक है, हम तुमको ह्यूमन बना देंगे, तुमको एक काम करना पड़ेगा। उन्होंने बोला क्या करना है, तो फिर उन्होंने क्या किया, उनको 20 क्लॉथ्स दिया। 20 क्लॉथ्स दिया उन लोग को कि ये खा लो और 100 डेज के लिए केव में रहना, सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, अंधेरे में रहना 100 डेज के लिए। तो उस टाइम में जो बियर था, नहीं जो टाइगर था, टाइगर ने 20 डेज के बाद गिव अप कर दिया। लेकिन जो हमारा ये बियर था, बियर ने 100 डेज कंप्लीट किया। तो जो अ, डांगुन के फादर थे, वो उनके कॉन्सेप्ट में गॉड थे, उन्होंने उसको फीमेल बना दिया, एक मतलब फीमेल लड़की बना दिया। फिर उसने फिर रिक्वेस्ट किया कि मैं अकेली हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी। तो उन्होंने उससे शादी कर ली। तो जो उनसे बच्चा हुआ, उनसे जो सन हुआ वो डैंगुन था, और डैंगुन ने फिर अपना वहाँ पे किंगडम स्टेब्लिश किया। तो वो कहा जाता है कि ये फर्स्ट किंग ऑफ कोरिया है डांगुन। तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था पीएचडी या बीए में कि डांगुन के जो मतलब किसके लड़के थे, तो ऑप्शंस में उसमें बहुत सारे था कि टाइगर, बियर। तो उसमें ऑप्शन होगा बियर। उनकी मम्मी जो थी वो बियर थी, बाद में वो कन्वर्ट हुई थी एक गर्ल में, और फिर उनसे उनसे डांगुन डांगुन हुए थे। फिर जो लास्ट मोनार्क हैं कोरिया के वो हैं संजोंग। ये जोसोन डायनेस्टी के थे संजोंग। ये 1910 तक थे, फिर उसके बाद जापान ने जब कब्जा कर लिया तब तक ये थे। लैंड बॉर्डर किससे शेयर करता है साउथ कोरिया, तो ये ओनली विथ नॉर्थ कोरिया, सिर्फ नॉर्थ कोरिया से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। वाटर बॉडीज शुरू में बताया था, ईस्ट सी, सी ऑफ जापान ईस्ट साइड से, वेस्ट साइड में येलो सी है। फिर उसके बाद साउथ साउथ सी, ईस्ट ईस्ट चाइना सी बोलते हैं उसको, साउथ सी भी बोलते हैं साउथ साइड से। ये हमारा 3 वाटर बॉडीज है। इसको मैप में जब भी गूगल करोगे या गूगल करके देखा करो, ये मैप जब तक देखोगे, मैप नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। या खुद से मैप देखोगे, खुद से सर्च करोगे, तो ये चीजें माइंड में स्ट्राइक करेंगी। नेक्स्ट स्लाइड। साउथ साउथ कोरिया इज वर्ल्ड 107th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। एरिया में देखोगे तो 107th लार्जेस्ट कंट्री है। इसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, इसके पास कोई अपना मतलब ना, इसके पास अवेलेबल लैंड है, खेती करने लायक जमीन नहीं है, इसके पास कोई रिसोर्स नहीं है। फिर भी ये साउथ कोरिया जो है वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक कंट्री है वर्ल्ड में। इसमें बहुत अच्छी सिचुएशन है, हाई एडवांस इकोनॉमी है, हाई इनकम इकोनॉमी है। जैसे हमारा जापान है, जापान के पास भी अपना कुछ रिसोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे, अपने रिसर्च रिसर्च और ये क्या कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दम पे, और अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छे मतलब मैन्युफैक्चरिंग के दम पे इन लोगों ने, जापान और कोरिया जैसे देश ने जो पूरी अपने इकोनॉमी को अच्छा कर रखा है। उसमें एक साउथ कोरिया भी है जिसका नाम बहुत अच्छे से आता है। जब साउथ कोरिया जब ये हुआ था, जब इंडिपेंडेंट हुआ था साउथ कोरिया, तो जब कोरियन वॉर हो गया था, कोरियन वॉर के बाद जो साउथ कोरिया की सिचुएशन थी ना, नॉर्थ कोरिया उस समय वर्ल्ड की 70 या 18 नंबर पे सबसे रिच कंट्री था। और उसके पास सबसे बड़ी, उससे बड़ी आर्मी थी, उसके पास रिसोर्स भी, उसके पास कोल भी है, उसके पास आयरन ओर भी है, उसके पास बहुत सारे रिसोर्स हैं नॉर्थ कोरिया के पास। लेकिन नॉर्थ कोरिया डेवलप नहीं कर पाया, और साउथ कोरिया ने बिना किसी रिसोर्स के भी अपनी मेहनत से इतना कुछ उसने कर दिया। तो अभी क्या है कि जो अभी है, थर्ड पॉइंट है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया वाज डिवाइडेड बाय 38 पैरेलल
एक मिनट में इसको, North Korea and South Korea are divided by 38 pillars. It is also called demilitarized zone DMZ. It was established to serve as a buffer zone between two countries. ये बफर जोन बनाया गया दोनों कंट्रीज के बीच में, जो 1953 में जब कोरियन वॉर खत्म हुआ था, तो उसके बाद एक दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था जिसको बोलते हैं कोरियन आर्मिस्टिक एग्रीमेंट, इन जो 1953 में हुआ था। तो दोनों कंट्रीज ने एक बफर जोन बनाया, मीन्स 2 किलोमीटर उधर से उन्होंने छोड़ा, 2 किलोमीटर इधर से इन्होंने छोड़ा, 4 किलोमीटर का एक बीच में बफर जोन बनाया, फिर इन लोगों ने अपनी बाउंड्री बनाई। तो ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये हुआ था नॉर्थ कोरिया चाइना एक साइड था, और बाकी जो यूनाइटेड नेशंस के कमांड थे जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, यूएस, बाकी कंट्रीज तो मेन एलाइज कंट्री मेनली थी, ये दूसरी साइड थे जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आए थे, और बीच में एग्रीमेंट हुआ और कोरियन वार को बंद किया गया था। तो जो डीएमजेड है, ये है 238 किलोमीटर लॉन्ग एंड 4 किलोमीटर वाइड। फिर उसके बाद है साउथ कोरियन टेरेन इज मोस्टली माउंटेनियस एंड 30% आर लो लैंड। जो साउथ कोरिया के टेरेन है, उस टेरेन में 70% जो है वो माउंटेनियस रीजन है। माउंटेनियस रीजन है मीन्स कि यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं डाल सकते, यहाँ पे आप यहाँ पे तुम इंडस्ट्री नहीं डाल सकते, यहाँ पे तुम खेती नहीं कर सकते, यहाँ पे तुम रेसिडेंशियल एरिया नहीं बना सकते। तो साउथ कोरिया का जो टेरेन है वो उतना अच्छा नहीं है, फिर भी उन्होंने सिर्फ 30% लो लैंड, जिससे ज्यादा फसल भी नहीं होती है। और अभी तो साउथ कोरिया लीज पे बाकी कंट्रीज में लैंड ले रहा है ताकि वहां से वो करे। कोरिया की जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है। तो उसके बाद यह है कि देयर आर मोर देन 3000 आइलैंड मेनली ऑन द साउदर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अफ्रीका। ये जो कोरियन पेनिनसुला है, इसके अगल बगल में मतलब साउदर्न में और वेस्टर्न साइड में करीब छोटे मोटे जो 3000 से ज्यादा आइलैंड है, और इस आइलैंड पे ज्यादा तो कोई है नहीं, मतलब इन यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं है, नॉर्मली आइलैंड्स है। साउथ कोरिया मोस्ट पॉपुलर फास्ट ट्रेन आर कॉल्ड कोरिया ट्रेन एक्सप्रेस। जो कोरिया के फास्ट ट्रेन्स हैं उनको बोला जाता है KTX या कोरिया ट्रेन एक्सप्रेस बोला जाता है। मेट्रोपॉलिटन मेट्रो सिस्टम ऑफ सोल इज नोन एज सबवे। जैसे हमारे दिल्ली में मेट्रो है, तो ऐसे ही वहाँ पे जो मेट्रो होता है उसको पूरा जो मेजर सिटीज है इंचोन में और फिर उसका सियोल में, उसको बोलते हैं सबवे। द साउथ कोरिया लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट इज इंचोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्लोर हीटिंग सिस्टम इज कॉल्ड ओंडोल। फ्लोर हीटिंग सिस्टम जो होता है फ्लोर के नीचे से होता है कि जैसे अभी जो जो भी कंट्रीज है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं और या फिर ये अपना कोरिया है, चाइना के कुछ पार्ट्स में, तो यहाँ पे क्या होता है ठंड बहुत होती है। विंटर्स में तो इतना ज्यादा होता है कि महीनों तक सिर्फ स्नोफॉल होता है। तो ऐसे टाइम में ये लोग अपने रूम को थोड़ा सा गर्म रखने के लिए क्या करते हैं कि ये फ्लोर हीटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो हर जगह का अपना अपना तरीका है। तो जो कोरिया का है ना, ये यहाँ पे बहुत फेमस है और बहुत पुराना सिस्टम है। ये करीब 2000 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसमें क्या होता है कि जैसे किचन में होता है ना कि भाप टाइप का होता है, जो स्टीम निकलता है, वो स्टीम टाइप से ये लोग क्या करते हैं, नीचे से फ्लोर के नीचे से उसको निकालते हैं पाइप से, तो उसकी वजह से पूरा रूम वो रहता है, वार्म रहता है। फिर उसके बाद है हांगुल हैज 24 अल्फाबेट्स। हांगुल में टोटल जो अल्फाबेट्स हैं वो 24 है। नेक्स्ट स्लाइड्स। इकोनॉमी ऑफ साउथ कोरिया। जो साउथ कोरिया की इकोनॉमी है, इस पे रिसर्च होता है कि इसने इतना जल्दी कैसे इतना ग्रोथ कर लिया। जो साउथ कोरिया जब ये कोरियन वॉर के बाद साउथ कोरिया फ्री हुआ इन सारी चीज़ों से, पहले लिबरेट हुआ, फिर रिपब्लिक बनाया, फिर उसके बाद 1948 में, फिर 1950 से लेकर 53 तक कोरियन वॉर हुआ। कोरियन वॉर के बाद क्या हुआ, साउथ कोरिया में इतना डिवास्टेशन हो गया, इतना प्रॉब्लम्स हो गए, वहाँ पे लोग के पास खाने के लिए नहीं था, बहुत बुरी स्थिति थी। उस समय उसकी रैंक जो थी जीडीपी में, वो उसकी रैंक थी 188 रैंक थी, वर्ल्ड में 188 रैंक। और आज 50-60 सालों के बाद वहाँ 5 कितना हुआ, 50 साल, 60 साल, 70 साल, तो
इतने सालों के बाद आज जो उसकी जीडीपी है वो वर्ल्ड में टॉप 10 में है, 10वां रैंक है उसका अभी। तो वो कैसे हुआ, इसको पूरे वर्ल्ड में स्टडी किया जाता है और इसको बोला जाता है टाइगर इकोनॉमी। टाइगर इकोनॉमी एशिया में 4 थे टोटल, जैसे अपना ताइवान था, सिंगापुर था, हांगकांग था और साउथ कोरिया था। ये लोग 10% की ग्रोथ रेट से लगातार ऑलमोस्ट ए डिकेड बढ़े आगे, तो इसलिए इन लोग को टाइगर इकोनॉमी बोला जाता है। और इन लोगों ने, जैसे ताइवान है, ताइवान के पास भी अपना कोई रिसोर्स नहीं है, जापान के पास अपना रिसोर्स नहीं है, हांगकांग के पास भी अपना रिसोर्स नहीं है। तो जो कोरिया था, इसने जो पॉलिसी अपनाया, उस पॉलिसी को बोला जाता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बोला जाता है। कि इनका जो मेन था, क्योंकि इनके पास कुछ था नहीं, ये क्या करते, क्या एक्सपोर्ट करते, दूसरे अगर दूसरी कंट्री से इनको अगर बिजनेस करना है तो ये क्या देंगे, दूसरी कंट्री को क्या दे सकते हैं, तो इनके पास कुछ नहीं था। तो इन्होंने हैवली इन्वेस्ट किया अपनी एजुकेशन में। जब कोरियन वॉर हुआ और कोरियन वॉर के बाद सिंगमैन ली आए, सिंगमैन ली के 1960 में उनको स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, उनको हटा दिया गया। फिर उसके बाद 1961 में मिलिट्री कूप हुआ। मिलिट्री कूप में पाक चुंगी आए। पाक चुंगी जो थे उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए। उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, उन्होंने लैंड रिफॉर्म बिल लाया, उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि उन लोगों के पास अपना कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी नहीं था। तो उन लोगों ने क्या किया कि अपनी जो पॉपुलेशन है उनको जैसे कि ट्रेन किया। जैसे बहुत वहाँ पे जो गर्ल्स थी, जो वुमेन थी, वो लोग ने नर्स की ट्रेनिंग ली। और जो वेस्ट जर्मनी था, ईस्ट जर्मनी था, उधर वेस्ट जर्मनी में जाके लोग नर्स का काम करती थी। बाकी जो कोरियन मेन थे वो लोग गए मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। वहाँ पे जब ऑयल का वहाँ पे डिस्कवरी हुआ था, तो वहाँ बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा था। वहाँ एज ए लेबर काम करना शुरू किया उन लोगों ने। वहाँ जो लेबर काम करना शुरू किया, और वहां से ये लोग क्या करते थे, रेमिटेंस जो होता है, मतलब कि बाहर की कंट्री से जो पैसा आता है उसको रेमिटेंस बोलते हैं, वो वहां से अपनी कंट्रीज को भेजना शुरू किया। और जब वो रेमिटेंस इनकी कंट्री में आना शुरू हुआ, तो साउथ कोरिया ने क्या किया, उस रेमिटेंस का उन लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। किस चीज पे? एजुकेशन पे। सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन पे खर्च करना शुरू किया। और जब उन्होंने एजुकेशन पे खर्च किया, तो जो उनकी यूथ थी वो स्किल्ड हुई। उनकी जो यूथ थी वो पढ़ी लिखी हुई, डॉक्टर हुए, इंजीनियर्स हुए, मतलब सब एजुकेटेड होने लगे। फिर उन्होंने अपना धीरे धीरे इन्वेस्ट किया। पहले उन्होंने बहुत लाइट इंडस्ट्रीज डाले, मतलब छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं उन्होंने डाले। फिर उन पे थोड़ा थोड़ा काम करते रहे। फिर बाद में क्या हुआ कि उसने जब पहली बार कोरिया ने, साउथ कोरिया ने स्टील फैक्ट्री डाली और वो फेल हो गया, तो पूरी दुनिया में उसका मजाक बनाया गया था। हर न्यूज़पेपर में मजाक बनाया गया था। उन्होंने जब हुंडई को लॉन्च किया, और हुंडई की जो कार थी बहुत घटिया बनाता था उस टाइम में वो, तो बहुत मजाक बनाया गया अमेरिकन मार्केट्स में, क्योंकि उसका कंपटीशन बड़ी बड़ी कंपनियों से थी। लेकिन साउथ कोरिया ने हार नहीं माना, और साउथ कोरिया लगातार इन सब चीजों किया। वहाँ के जो लोग हैं बहुत हार्ड वर्किंग हैं, और एकदम बिल्कुल टाइम पंक्चुअल होते हैं, जैसे जापान के भी लोग होते हैं और कोरिया के भी सेम, उन दोनों का लोग वर्किंग स्टाइल वही है। और उसने कुछ जैसे जो काम जापान ने 1960 में शुरू किया, 1950-16 में, तो इन लोग को सपोर्ट मिला। जैसे कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट मिला रसिया एंड चाइना का, साउथ कोरिया को सपोर्ट मिला यूएस का एंड वेस्टर्न कंट्रीज का। उन लोगों ने इनका सपोर्ट किया, उनको ऐड दिया। वियतनाम वॉर हुआ, वियतनाम और यूएस में वॉर हुआ, तो साउथ कोरिया ने अपने मिलिट्री को भेजा था यूएस के सपोर्ट में, तो यूएस ने उसके बदले इसको बहुत सारी टेक्नोलॉजी दी। और अपने हार्ड वर्क से इन लोग बहुत डेवलप हुए बाद में। तो उसी की पूरी इकोनॉमिक सक्सेस, और उसी इकोनॉमिक सक्सेस को तुमने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा मिराकल ऑन द हान रिवर। तो इसको बोला जाता है मिराकल ऑन द हान रिवर जो है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो मेनली कहाँ लगाई जाती हैं, रिवर के किनारे या सी पोर्ट पे। सी पोर्ट के, ताकि वहां से ट्रेड इजिली हो सके, अगर कुछ प्रोडक्ट बनाते हो तो ट्रेड आसानी से हो सके। तो ऐसे ही वहाँ का हान रिवर जो है, हान रिवर के किनारे सारा डेवलपमेंट हुआ सियोल का और बाकी सबका। इसीलिए बोला जाता है वहाँ की इकोनॉमी को हान रिवर, मिराकल ऑन हान रिवर। तो जो है द इकोनॉमी ऑफ साउथ कोरिया इज हाईली डेवलप्ड मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी है वहाँ पे। ठीक है, हाईली डेवलप्ड है। हाईली डेवलप्ड मतलब वहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। मतलब कि वहाँ की जो इकोनॉमी 1.8 ट्रिलियन डॉलर की है, और जनसंख्या बहुत कम है, तो पर कैपिटा इनकम मतलब एक आदमी जितना पैसा कमाता है वो बहुत ज्यादा है। इंडिया की इकोनॉमी साउथ कोरिया से ज्यादा है, लेकिन हमारी जनसंख्या जो है 140 करोड़ पहुंच रही है, तो पर कैपिटा इनकम हमारी जो है वो कम हो जाती है। मतलब एक आदमी जो पैसा कमाता है
वो कम हो जाता है। तो अभी जो इसकी इकोनॉमी है वहाँ पे टोटली कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट है मतलब कि जो मेनली इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं या डोमिनेट कर रहे हैं वो फैमिली ओन्ड कॉन्ग्लोमरेट्स है, उनको बोला जाता है चैबोल्स। जैसे कॉन्ग्लोमरेट्स मतलब होता है जैसे अपने यहाँ टाटा, अंबानी, बिरला, अडानी, ठीक है, ये लोग हैं। तो वैसे उनके यहाँ, हमारे यहाँ तो कम है, कम डोमिनेट करते हैं, वहाँ टोटली डोमिनेटेड है। अगर सैमसंग, एलजी, हुंडई, पॉस्को, 4-5 कंपनियां अगर डाउनफॉल हो जाए इनका, तो कंट्री का बहुत बुरा हाल होगा उनके। जैसे हमारी इकोनॉमी जो है वो, अगर लेटर सपोज मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग को दिक्कत हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग का अगर प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है तो हम लोग सस्टेन कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर भी है, हमारे पास और भी रिसोर्सेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उनका टोटली जो है ना वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं चलेगी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, हमेशा एडवांस रहते हैं, थोड़ा नए नए चीजें वो खोजते रहते हैं, कुछ इन्वेंट करते रहते हैं ताकि वो कुछ नया मार्केट में बेचें, और नया बेचेंगे तब उनकी इकोनॉमी चलेगी। तो जो इकोनॉमी है जो डोमिनेट करता है पूरा वहाँ पे, सैमसंग है, एलजी है, हुंडई। जब सैमसंग है तो सैमसंग हम सिर्फ फोन जानते हैं, लैपटॉप जानते हैं, रेफ्रिजरेटर जानते हैं, एसी जानते हैं, नहीं। सैमसंग का अपना बहुत सारा काम है। सैमसंग जैसे अपने यहाँ टाटा का लगभग लगभग सारी चीजें बनाती है, ऐसे सैमसंग वहाँ कोरिया में बहुत सारी चीजें करता है। दूसरा एलजी है, ये भी मेनली जो सैमसंग है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है, एलजी भी मेनली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। लेकिन इनके और भी काम है, जैसे हुंडई है, हुंडई में का हम लोग सिर्फ कार जानते हैं, जबकि हुंडई सबसे ज्यादा क्या बनाती है पता है? हुंडई सबसे ज्यादा शिप्स बनाती है, शिप बिल्डिंग का काम करती है। और हुंडई जो है ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है। वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग, अब बुर्ज खलीफा में हुंडई ने ही बना। तो आ, उसमें भी इसका मतलब रहा है कंट्रीब्यूशन, और मिडिल ईस्ट में भी हुंडई का बहुत सारा काम है, और ये लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क। उसके बाद है जो साउथ कोरिया का जीडीपी है, 4th लार्जेस्ट इन एशिया, 10th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये ऊपर नीचे होता है, कोई पढ़ोगे तो 11th लिखा हुआ, अभी कहीं 10th भी लिखा हुआ है। साउथ साउथ कोरिया इज मेंबर ऑफ ओईसीडी, 1996 में बना था ओईसीडी। ओईसीडी का ग्रुप से जो हाई इनकम कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्री, उनका एक ग्रुप है, उसका एक मेंबर है, G20 का मेंबर है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि द मिराकल ऑन द हान रिवर रिफर्स टू द पीरियड ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इन साउथ कोरिया। मिराकल ऑन द हान रिवर कहा जाता है किस चीज को, कि जो एक पीरियड था, मतलब ऑलमोस्ट ए डिकेड, जो 10% की ग्रोथ से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ साउथ कोरिया में, उसको बोला जाता है मिराकल ऑन द हान रिवर। ठीक है, ये कब हुआ स्टार्ट? 1961 में हुआ। मतलब मेनली जो हुआ 1991 के बाद में, जैसे हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन हुआ वैसे उनके यहाँ भी हुआ, मेनली जो हुआ इसके बीच में हुआ। लेकिन ये जो पूरा ग्रोथ शुरू हुआ वो पाक चुंगी के टाइम में 1961 में शुरू हुआ था, जब वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप था, डिक्टेटर था, लेकिन उसने बहुत सारा रिफॉर्म्स लाया, बहुत सारी चीजें की। तो ड्यूरिंग विच साउथ कोरिया ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए डेवलपिंग कंट्रीज टू डेवलप्ड कंट्री। पहले वो डेवलपिंग कंट्री थी, मतलब विकासशील देश जिसको कहते हैं, फिर एक विकसित देश, डेवलप कंट्री हो गया। और जो इसका जो होता है क्या कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जो एक रेटिंग होती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, कि कौन सी कंट्री, कितना वहाँ पे लोग खुश हैं, कितना वहाँ पे लोगों को एजुकेशन मिल रहा है, हेल्थ केयर मिल रहा है, इन सब चीज़ों में एशिया में दूसरे तीसरे नंबर पे आता है कोरिया। जापान का है और इसका है। फिर उसके बाद साउथ कोरिया इज वन ऑफ द 4 एशियन टाइगर्स अलॉन्ग विथ ताइवान, सिंगापुर एंड हांगकांग। 4 एशियन टाइगर्स बोला जाता है ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग और साउथ कोरिया को, क्योंकि ये लोग बहुत तेजी से डेवलप किए। इनके पास अपना कोई रिसोर्स नहीं था, इनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, इनके पास पैसा नहीं था, इनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी इन लोगों ने अपनी मेहनत से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया, अपने लोगों को अच्छी लाइफ स्टाइल दी। तो इसलिए बोला जाता है इनको 4 एशियन टाइगर्स। मैन्युफैक्चरिंग इज द बैकबोन ऑफ द साउथ कोरियन इकोनॉमी। अगर उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा उनके पास, मतलब अभी तो इंडिया हो गया, पहले जो साउथ कोरिया था वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट वो था, सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चर था। सेमीकंडक्टर में वर्ल्ड में टॉप है। टेक्सटाइल में 4th-5th रैंक है। स्टील में हम उनके यहाँ आयरन आयरन ओर नहीं मिलता है ना, उनके यहाँ आयरन ओर नहीं मिलता, फिर भी वो हमारे जैसे इंडिया जैसे देशों से आयरन ओर खरीद के अपने यहाँ वो स्टील प्रोडक्शन करते हैं, उसमें भी उनका 4th रैंक आता है। और द मेन इंडस्ट्री जो है यहाँ की टेक्सटाइल है, स्टील है, कार मैन्युफैक्चरिंग है, शिप बिल्डिंग है। कोरिया तो अभी का डाटा नहीं पता, लेकिन 2019 में मैं पढ़ा था 33%, वर्ल्ड का 33% जो शिप बिल्डिंग का काम है
वो कोरिया में होता है, कोरिया करता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम्हारा एलईडी आजकल आ रहा है जो स्क्रीन होता है। तुम्हारा सेमीकंडक्टर में वर्ल्ड का 70-80% सेमीकंडक्टर्स अकेले बनाता है। फिर फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सारे साउथ कोरिया में ही बनते हैं। और उसके बाद है साउथ कोरिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सम ऑफ द फेमस ब्रांड सैमसंग, हुंडई मोटर्स, हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज, पॉस्को, एलजी, किया मोटर्स। आजकल अपने यहाँ भी गाड़ी आने लगी किया की। लोट्टे, इसका चौकुपाई आता है, उसका और भी चीजें होती हैं। सिन्हान फाइनेंशियल ग्रुप, जो सिन्हान है ये इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक की तरह है, काम वर्क करती है। नेक्स्ट स्लाइड। कोरिया, कोरियन कल्चर। जो कोरियन कल्चर है ये क्या चाइनीज, ये चाइनीज जो चाइना है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कोरियन कल्चर पे। वहाँ के आर्ट्स पे, वहाँ के राइटिंग लैंग्वेज पे, रिलीजन पे, वहाँ पे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे। रिलीजन अब कैसे है, जैसे कि आर्ट्स पे कहीं ना कहीं पहले वो लोग हांचा वांचा यूज करते थे, रिटन लैंग्वेज जो होता है। तो इसमें क्या होता था कि जो पहले ये हांचा यूज करते थे तो वहां से इनका ट्रेड होता था, उनका इन्फ्लुएंस था। तो बहुत सारी चीजें वहां से ये लोग सीखते थे। इवन उनका लैंग्वेज भी वही यूज करते थे। रिलीजन में देखोगे कन्फ्यूशियज्म जो है वो चाइना से आया। बुद्धिज्म इंडिया से चाइना गया, चाइना से कोरिया गया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ सिविल सर्विसेज एग्जाम जो वर्ल्ड में सबसे पहले चाइना ने करवाया था, तो उससे इन लोगों ने सीखा, अपने यहाँ इन लोगों ने करवाना शुरू किया था। हांचा वाज इन यूज बिफोर द इन्वेंशन ऑफ हांगुल बाय द किंग सुजोंग इन 4046। 4046 में जब ये हांचा नहीं ये हांगुल नहीं था, उससे पहले हांचा यूज किया जाता था। द बिगेस्ट फेस्टिवल इन कोरिया टुडे इज सोलाल, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल कोरियन न्यू ईयर। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ जो न्यू ईयर होता है वो हमारा अप्रैल में होता है, वैसे उनका अपना कैलेंडर के हिसाब से जो न्यू ईयर होता है वो इनका बिगेस्ट फेस्टिवल होता है। वैसे तो आजकल सब कुछ जॉर्जियन मनाता है, मतलब कि जो हम लोग नॉर्मली 1 जनवरी को मनाते हैं, उनके यहाँ भी वही होता है। लेकिन जो ट्रेडिशनली जो उनका सबसे बिगेस्ट फेस्टिवल है वो सोलाल है। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कोरियन पीपल इज हनबोक। ट्रेडिशनल जो ड्रेस है वो हनबोक है। नाउ डेज यूथ आर मोर वेस्टर्नाइज्ड बट ऑन ट्रेडिशनल फेस्टिवल कोरियन वियर्स ट्रेडिशनल हनबोक। ये बताया था मैंने कि हनबोक यूज करते हैं, और नाउ डेज जो यूथ है वो वेस्टर्नाइज हो गए, वो ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स होते हैं तो वहाँ पे ये कोरियंस जो होते हैं वो ट्रेडिशनल अपना हनबोक पहनते हैं। नेक्स्ट में बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो है कोरियन कल्चर, कोरियन कल्चर पे उसका बहुत डीप इन्फ्लुएंस है। क्योंकि जो बुद्धिज्म है ये वहाँ की कल्चर में बहुत मिला हुआ है। क्या है कि जैसे कि कोरिया का जो सोसाइटी है बहुत सेकुलर टाइप से है, तो वहाँ पे ये हर चीज को ये जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि ये जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म जब आया था उससे पहले वहाँ सामनिज्म था। सामनिज्म जो था उसमें क्या था कि ये लोग जो वो लोग भी नेचर की पूजा करते थे, बुद्धिज्म में भी नेचर की पूजा होती है, तो दोनों को कहीं ना कहीं मैच कर रहा था, तो उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो साइमनिज्म में था उसमें क्या था कि वो लोग जो ये होता है माउंटेन्स होते हैं, तो माउंटेन्स पे वो लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि स्पिरिट्स होते हैं, मतलब आत्मा, स्पिरिट्स की बात करते हैं ये लोग। इसमें विश्वास करते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर जो पूर्वज है हमारे, उनके जो आत्मा होती है वो एग्जिस्ट करती है। तो बुद्धिज्म में जबकि उल्टा था, बुद्धिज्म में क्या था कि जो भी उनके टेम्पल्स बनाए गए वो माउंटेन एरिया में ही बनाए गए, बाकी बहुत इजीली इन लोगों ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था। तो बुद्धिज्म आया कैसे? बुद्धिज्म वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड टू कोरिया फ्रॉम फॉर्मर किन इन 3072, अबाउट 800 आफ्टर द डेथ ऑफ हिस्टोरिकल बुद्धा। जब बुद्धा की डेथ हुई थी उसके बाद, उसके 800 साल बाद करीब, ये चाइना में किन डायनेस्टी थी उस टाइम में थी 72 में। और ये साउथ कोरिया में आया था। उस समय साउथ कोरिया में सामनिज्म लोग फॉलो करते थे। तो इसका इतिहास कहाँ से मिलता है? एक सामगुक यूसा बुक है, उसमें पूरी हिस्ट्री बताई गई है कोरिया की, कि कब कौन सा राजा रहा, उसके बाद कब क्या आया क्या नहीं आया। तो हम उसी को सोर्स मानते हैं। कोई नहीं जानता एग्जैक्ट डेट, लेकिन हम इस बुक को थ्रू फॉलो करते हैं। सामयुग यूसा जो है ये बताता है कि 3 मॉन्क थे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोगों ने ले आया। जैसे कि 3 मॉन्क्स थे
जो फर्स्ट थे उनका नाम था, इन्होंने जो बुद्धिस्ट टीचिंग लाया था, तो जो जो फर्स्ट था 4th सेंचुरी में, जो 4th सेंचुरी में उस टाइम 3 किंगडम्स हुआ करते थे। तो ये यूनिफाइड सिल्ला किंगडम बना था, वो 668 एडी में बना था। उससे पहले क्या था, कोरिया पे 3 डायनेस्टी रूल करती थी अलग अलग रीजन में, आधे आधे रीजन पे। तो 3 किंगडम्स जो थी, तो अलग अलग रीजन, अलग अलग किंगडम में अलग अलग लोगों ने बुद्धिज्म को लेके आया। जैसे कि मालानंता जो थे, ये इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ठीक है, ये चाइना से आए थे। ये तुमको पर्टिकुलरली पूरा याद, मतलब बस ये याद कर लो, चाइना से आए थे। एग्जैक्ट नाम याद करने की जरूरत नहीं है। और चाइना से आए थे, और इन्होंने क्या किया था कि बुद्धिज्म को लाया था बैकजी, किंग बैकजी जो था, वो साउदर्न कोरियन पेनिनसुला में रूल करता था। बैकजी जो एम्पायर, जो डायनेस्टी थी, उसके टाइम में थी। ये लेके आए थे बुद्धिज्म को। फिर नेक्स्ट जो थे वो थे सुंडो, ए मॉन्क फ्रॉम नॉर्दर्न चाइना। नॉर्थ चाइना से नॉर्थ चाइना से वो सुंडो थे। उन्होंने बुद्धिज्म को लाया था कहाँ, गोगुरियो, नॉर्थ कोरिया में। 372 एडी में, सी लिखते हैं, तो उसमें इन्होंने लेके आया था। फिर तीसरे थे एडो। एडो जो मॉन्क थे, इन्होंने बुद्धिज्म को लाया था सिल्ला। जैसे नॉर्थ में जो रूल करते थे वो करते थे गोगुरियो, साउथ में करते थे बैकची, और सेंटर में जो रूल करता था वो था ये सिल्ला किंगडम था। तो उसमें एडो जो मॉन्क थे, उन्होंने वहां पे बुद्धिज्म को लेके आया। तो ऐसा उस बुक के थ्रू माना जाता है कि इन 3 लोगों ने बुद्धिज्म को ले आए। एक तो इंडिया से लेके, बाकी 2 चाइना से लेके गए वहां पे। और फिर कोरिया से फिर ये जो बुद्धिज्म है, ये जापान में वहां से वहां पे गया। फिर उसके बाद है कन्फ्यूजन। साउथ कोरिया इज रेफर्ड एज द मोस्ट कन्फ्यूजियन सोसाइटी ऑन अर्थ। जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है इस चीज को, वहाँ पे साउथ कोरिया में किया जाता है। क्या होता है, यहाँ पे एम्फेसिस देते हैं किसी पे, फैमिली पे। फैमिली में जैसे वो लोग, इसका फिलॉसफी जो है वो है कि जॉइंट फैमिली होनी चाहिए, लोग जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए। वहाँ पे जो एल्डर है उनका रेस्पेक्ट होना चाहिए। जो एल्डर है उसने बोल दिया वही फाइनल होना चाहिए, उससे मतलब जैसे इंडियन सोसाइटी में होता था ना, वैसे जो हमारे यहाँ कल्चर है उससे थोड़ा बहुत मिलता है। फिर उसके बाद है पर्सनल बेटरमेंट, अपने खुद पे फोकस करना चाहिए। खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। रेस्पेक्ट फॉर द एज, कोई अपने से बड़ा है तो उसको, उससे मतलब कि बहस नहीं करना चाहिए, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। एंड अथॉरिटी कंटिन्यू, इसमें ये होता है कि जो फादर होगा, जो फैमिली हेड होगा, वही अथॉरिटी होगा, वही जो कहेगा वही फाइनल होता है। और इसमें हायरार्की का भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है। वो वहाँ की जो कंपनीज होती हैं, तो अभी भी जो कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होती हैं, वहाँ फॉलो होता है। तो वहाँ पे, और वहाँ पे एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, वो इसी का नतीजा है। उसके बाद है कि द कोरियन सोसाइटी इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय कन्फ्यूशियनिज्म, वही है। नेक्स्ट, जो ट्रेडिशनल फूड है, वो ट्रेडिशनल फूड जो वहाँ पे जो फेमस फूड है वो है किमची। सबसे पहले जो बोलते हैं, ये नेशनल डिश माना जाता है। और ये पिकल्ड वेजिटेबल है, वेजिटेबल से बनाया जाता है। कई तरीके से कई तरह के जो आपका वेजिटेबल्स होता है उसके थ्रू बनाया जाता है। इसको फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ अचार बनता है फर्मेंटेशन के थ्रू, उसमें मसाले वसाले डाल के, आम का या गाजर का या किसी चीज़ का मसाले डाल के बनाया जाता है। उसको लॉन्ग टर्म में रखा जाता है, मीन्स उसको पूरे साल तक हम यूज कर सकें। ऐसे ही किमची होता है। किमची को कैबेज से बनाया जाता है और सारे वेजिटेबल से बनाया जाता है, ये कैरेट से बनाया जाता है। तो इसको भी फर्मेंटेशन के थ्रू बनाया जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब डिश है जो खाने में दिया जाता है और ये लोग खाते हैं। उसके बाद बिबिम्बाप है। बिबिम्बाप में क्या होता है कि ये राइस होता है, राइस और मीट जो होता है। फिर बुलगोगी होता है, समगेपसॉल होता है। तो इसमें आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, इसमें भी ये पूछ लेगा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें पूछेगा कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोरियन डिश। 3 दे देगा कोरियन, और एक दे हो सकता है चाइनीज दे दे या जापानीज दे दे, बोले उसमें आइडेंटिफाई करो। तो अगर तुमको नाम पता होगा तो तुम टिक कर लोगे, इसमें यही पूछेगा। और इसमें होता है ये गिनसेंग चिकन सूप, समयंग तांग बोलते हैं। और जो यहाँ पे अगर पूछेगा व्हाट इज द स्टेपल फूड ऑफ कोरिया, स्टेपल फूड जो होता है मीन्स मोस्ट, जो सबसे ज्यादा खाया जाता है स्टेपल फूड,
जो नॉर्मली इजली लोग ज़्यादा खाते हैं, वो है राइस। राइस वहाँ का स्टेपल फूड है। इसमें अगर आप लोग को खुद मन करे तो और भी देख सकते हैं, नॉर्मली जो मेन है वो यही है। तो ऑप्शन में इसमें ज़्यादा क्वेश्चन डिटेल नहीं पूछेगा, कैसे बनता है, इसका प्रोसेस क्या है, ये नहीं। इसमें बस ये पूछ सकता है कि आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोरियन फूड। चार ऑप्शन दे दिया, कोई एक सही होगा। या ये हो सकता है पूछते उल्टा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोरियन फूड। तीन ऑप्शन दे दिया सही, एक गलत, तो उसको चूज करना होता है। तो इसमें यही पूछ सकता है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स। जो कोरिया में स्पोर्ट्स का है, तो उसमें मेनली ये है कि ताइक्वांडो इज द नेशनल गेम ऑफ साउथ कोरिया। ताइक्वांडो वहाँ का नेशनल गेम है साउथ कोरिया का। इट इज ए मार्शल स्पोर्ट विच इज ऑफन ऑफन क्लेम टू हैव हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑन द कोरियन पेनिनसुला। ये लोग क्लेम करते हैं कि जो हिस्टोरिकली देखा जाए तो जो ताइक्वांडो है वो कोरियन पेनिनसुला पे ही इसका ओरिजिन हुआ है। तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे ताइक्वांडो है, मार्शल आर्ट हो गया, कुंग फू हो गया, सॉलिन हो गया। तो कुछ तो कहा जाता है कि इंडिया से बुद्धिज्म में चाइना चला गया था, कुछ चाइना में डेवलप हुआ, कुछ जापान में डेवलप हुआ। तो ताइक्वांडो में भी बहुत लोग बहुत क्लेम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है वो साउथ कोरिया में ताइक्वांडो फेमस है। और ये लोग कहते हैं कि ये हमारे यहाँ जो इसका ओरिजिन है वो कोरियन पेनिनसुला पे है। लेकिन वहाँ पे जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो तो ताइक्वांडो है, लेकिन वहाँ जो सबसे ज्यादा फेमस है वो बेसबॉल है। बेसबॉल और फुटबॉल। बेसबॉल इसलिए फेमस है क्योंकि बेसबॉल जो है वो यूएस का गेम है, अमेरिकन खेलते हैं ज्यादा। तो अमेरिकन का वहाँ पे बहुत प्रभाव है। उनकी इकोनॉमी को, उनकी पॉलिसीज को, उनकी हर चीज को ज्यादातर जो कंट्रोल करता है वो यूएस करता है, और यूएस पे वो काफी डिपेंडेंट है। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो चाइना ने सपोर्ट किया था नॉर्थ कोरिया को, यूएस ने सपोर्ट किया था साउथ कोरिया को, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से। जो नॉर्थ कोरिया था वो कम्युनिस्ट कंट्री था, तो रशिया चाइना ने उसको सपोर्ट किया। ये एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट कंट्री था साउथ कोरिया, तो इसको वेस्टर्न कंट्री ने सपोर्ट किया, उसको हेल्प किया ग्रो करने में। फिर साउथ कोरिया ने इसकी जिम्मेदारी ली। ये साउथ कोरिया कह रहा है, यूएस ने इसकी जिम्मेदारी ली। जैसे अभी नॉर्थ कोरिया है, डेवलप कर रहा है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और बाकी सारी चीजें कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने साउथ अमेरिका को बोला नहीं, तुम न्यूक्लियर अपना प्रोग्राम डेवलप नहीं करोगे, हम तुम्हारा सिक्योरिटी मतलब गारंटी करते हैं। उसके बदले में ये लोग उसको यूएस को पैसा देते हैं। आज भी जो डीएमजेड लाइन है वहाँ पे करीब अभी का डाटा नहीं पता, लेकिन 20,000 के करीब सोल्जर्स वहाँ डिप्लॉय। तो वही ट्रेड भी इनका ज्यादा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी ज्यादा है। और जो है इनका यूथ है वो भी यूएस ज्यादा जाता है, और यूएस में यूएस का भी यहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस होने की वजह से यहाँ पे बेसबॉल जो है बहुत फेमस है। और दूसरा है फुटबॉल। फुटबॉल यहाँ पे ट्रेडिशनली बहुत फेमस है। और एक बात तो जो 2002 में, ये 2002 में जब यहाँ पे हुआ था फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, साउथ कोरिया और जापान ने मिलकर जो को होस्ट किया था, उस टाइम में तो ये लोग कि सेमीफाइनल में पहुंचा था। तो जब उस वो खुद होस्ट कर रहा था तब ये लोग सेमीफाइनल में पहुंचे थे। और बाकी वहाँ पे बहुत मतलब फेमस है स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो ताइक्वांडो है, फेमस जो है वो बेसबॉल और फुटबॉल है। उसके बाद है साउथ कोरिया है वॉन द गोल्ड मेडल इन बेसबॉल इन 2008 ओलंपिक गेम्स। साउथ कोरिया जो है ना 2008 में ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता था। फिर उसके बाद साउथ कोरिया होस्टेड 1988 समर ओलंपिक्स इन सियोल। 1988 में समर ओलंपिक्स जो था वो सियोल में इसने होस्ट किया था। उसके बाद है साउथ कोरिया को होस्टेड 2002 फीफा वर्ल्ड कप अलोंग विद जापान। साउथ कोरिया जो था वो को होस्ट किया था 2002 फीफा वर्ल्ड कप अलोंग विद जापान। जापान कुछ मैचेस जापान में हुए, कुछ मैचेस साउथ कोरिया दोनों मिल के होस्ट किया था 2002 का फीफा। 2008 विंटर ओलंपिक्स इन सिटी प्योंगचांग। जो ये 2080 में विंटर ओलंपिक्स हुआ था उसका एक सिटी है प्योंगचांग, वहाँ पे ये विंटर ओलंपिक्स हुआ था साउथ कोरिया में। नेक्स्ट, जो फेमस प्लेसेस हैं सियोल, ये साउथ कोरिया में, वो है सबसे पहले सियोल। और इट इज द कंट्री
सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। इट इज अ कंट्रीज कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द हां रिवर। ये यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है और ये कैपिटल है। और यहाँ पे जो 25 मिलियन मतलब कि उसकी जनसंख्या जो 51 मिलियन है, उसका 25 मिलियन यहाँ पे रहते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है वो सियोल में, उसके सराउंडिंग एरिया में ये लोग रहते हैं। उसके बाद है ग्योंगबोकुंग जो पैलेस है, ये है, ये भी सियोल में है। और ये जो बिल्ट हुआ था 3095 में हुआ था। ये मेन रॉयल पैलेस है जोसन डायनेस्टी का, ये सियोल में है। फिर उसके बाद है ड्योगोंग जो ये पैलेस कॉम्प्लेक्स है पूरा, जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ये भी सियोल में है। ये भी जो टोटल 5 ग्रैंड पैलेसेस हैं उसमें एक है हम लोग का ग्योंगबोकुंग पैलेस है, ड्योगुंग पैलेस जो है, ये दोनों जो है ये जोसन डायनेस्टी में 5 पैलेस बनाए गए थे, उसी का पार्ट है। तो ये जो हमारा है ये इस साइड में है, किसके, ये ग्योंगबोकुंग पैलेस के इस साइड में है। और ये जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट है और ये भी सियोल में ही है। उसके बाद है बुकचोन हानोक विलेज। मतलब जो हानोक क्या होता है, हानोक जो होता है ट्रेडिशनल हाउसेस। तो पुराने जो घर होते थे, पुराने जो ट्रेडिशनल में लोग रहते थे, इंडियन विलेज है। इस पूरे एरिया को इन लोगों को डेवलप किया ऐसे एज ए टूरिस्ट प्लेस। और इन लोगों ने उसको पुराने तरीके से उसको बनाया है। और यहाँ पे जैसे होते हैं कि टूरिस्ट गए तो दिखाते हैं कि कोरिया में पुराने टाइम में कैसे घर होते थे, कैसे लोग रहते थे। सब कुछ वैसे ही है, पुराने टाइम में मिट्टी के घर और झोपड़ी और ये सब चीजें। उसके बाद है कि नेक्स्ट है ये भी सियोल के पास ही है। नेक्स्ट है बुसान। बुसान जो है इट इज सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन इंटायर कंट्री इन बुसान, सॉरी, इट इज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन इंटायर कंट्री इज बुसान। सॉरी मिस्टेक हो गया था टाइपिंग। तो जो बुसान है ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है सियोल के बाद, और ये मेजर पोर्ट सिटी है। इट इज नोन फॉर बोस्टिंग ब्यूटीफुल बीचेस एज वेल एज हॉट स्प्रिंग। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बीचेस हैं। यहाँ पे टूरिज्म जो है बीचेस से भी चलता है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी गैमचुअन कल्चरल विलेज है। और यहाँ पे भी वो ट्रेडिशनल जो विलेज है यहाँ पे भी उसको वो किया गया है, क्या कहेंगे, प्रिजर्व करके रखा गया। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है इंसा टेम्पल। यहाँ पे है, ये बुद्धिस्ट टेम्पल है। और यहाँ पे जो ये दोनों हेरिटेज साइट में, जो यूनेस्को हेरिटेज साइट में दोनों आते हैं, हिंसा टेम्पल और त्रिपिटिका कोरियाना वुड ब्लॉक्स। ये बुद्धिस्ट टेम्पल है और जो इसमें त्रिपिटिका कोरियाना जो है ना, ये कलेक्शंस हैं। त्रिपिटिका मतलब जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं उसका कलेक्शन है। और ये क्या है कि वुडन प्रिंटिंग हुई है। अगर इस पे गूगल सर्च करोगे तो देखोगे, इसका फोटोज देख लेना कि वुडन लकड़ी पे इसको प्रिंट किया गया है। और करीब ये 800-900 साल, 800 साल से करीब ये अभी भी है और ये खराब नहीं हुआ। लकड़ी पे पूरा लिखा हुआ पूरा उसके बारे में। और ये 13th सेंचुरी के करीब में बनाया गया था और इसको बोला था वर्ल्ड मोस्ट कम्प्रिहेंसिव ओल्डेस्ट इंटैक्ट वर्जन ऑफ बुद्धिस्ट कैनन इन हांजा स्क्रिप्ट। हांचा हांचा में लिखा गया क्योंकि उस समय तो हांगुल था नहीं तो। और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं देख लो कितने कैरेक्टर्स हैं। इतने कैरेक्टर्स में देखकर ख्याल से कोई जानता भी नहीं होगा। फिर इसको, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कैरेक्टर्स टाइटल वॉल्यूम्स, ये तो नॉर्मली मैं बता दिया। ये अगर पूछेगा त्रिपिटका क्या है तो उसमें यह है कि ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है और वुडन ब्लॉक्स पे लिखा हुआ है पूरा उनका कोरियन, जो कोरियन कह रहा हूँ, जो बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट उनका रिलीजन का चीजें हैं उस पे ये किया गया है पूरा, उस पे लिखा हुआ लकड़ी से। और उसको ऐसा बनाया गया है, उसको उतने ऊंचे बनाया गया है और ऐसे मतलब टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई है कि वो खराब ना हो। कल को बारिश हो जाए या ह्यूमिडिटी बढ़ जाए या कुछ भी हो जाए तो वो खराब नहीं होगा, इस तरीके से उसको बनाया गया है। तो ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है ये भी। फिर उसके बाद है ग्योनजू। इट इज द एंशियंट कैपिटल ऑफ व्हाट वाज वंस द सिल्ला किंगडम। जो यूनिफाइड सिल्ला किंगडम था 6068 में, उस टाइम में ये एंशियंट कैपिटल था। दिस मेक द सिटी मोर देन
इसमें बहुत सारे टेम्पल्स हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स भी बहुत सारे होते हैं। और बुलगुस का टेम्पल जो बहुत फेमस है, ये मास्टरपीस है बुद्धिस्ट रिलीजन का। तो 8th सेंचुरी के करीब में इसको बनाया गया था। ये भी एक इसके हेरिटेज साइट है। फिर उसके नेक्स्ट है जेजू आइलैंड। जेजू आइलैंड है, जेजू बोलते हैं नॉर्मली इसको, लार्जेस्ट आइलैंड है और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोरियन हॉलीडे डेस्टिनेशन। यहाँ लोग घूमने जाते हैं, मेनली टूरिज्म का बहुत यहाँ पे है। नेक्स्ट है कि ये साउथ कोरिया के जो हाईएस्ट माउंटेन है हलासन, वो यहाँ लोकेट करता है जेजू में। और इट इंक्लूड्स गियो मुनोदम रिकॉर्डेड एज फाइनेस्ट लावा ट्यूब सिस्टम ऑफ केव्स एनीवेयर। जो वहाँ पे क्या है कि जो जेजू आइलैंड है, ये एक वो है वॉल्केनो आइलैंड है। मेनी सेंचुरी से क्या हुआ है कि वहाँ इरप्ट नहीं हुआ है, लेकिन वॉल्केनो आइलैंड है, तो वहाँ बहुत पहले इरप्ट हुआ हुआ कभी। तो उसकी वजह से वहाँ लावा से ट्यूब्स बन गए हैं। उसको चाहो गूगल करके देख लेना। उसको फाइनेस्ट लावा ट्यूब्स बोला जाता है, जो नेचुरली बना हुआ है केव्स के अंदर में। ठीक है। और बस ये नॉर्मली इसमें पूछ सकता है कि ये लावा ट्यूब्स कहाँ मिलते हैं, तो जेजू आइलैंड पे मिलते हैं। जेजू वॉल्केनिक आइलैंड, जेजू इज वॉल्केनिक आइलैंड एंड लावा ट्यूब्स आर ओनली नेचुरल यूनेस्को हेरिटेज साइट ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में टोटल जो ये है यूनेस्को हेरिटेज साइट है वो 14 है, 14 है। 14 में 13 जो है वो तो कल्चरल है, और एक ही जो है जेजू आइलैंड है, ये नेचुरल है, नेचुरल यूनेस्को हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट स्लाइड। के पॉप, के पॉप is a short form of Korean popular music. Is a genre of music originating the styles and genres from around the world such as pop, experimental, jazz, garage। जो मेनली ये जो यहाँ पे ये कहना चाह रहा जो के पॉप है, के पॉप जो है वो कोरिया का ट्रेडिशनल म्यूजिक नहीं है। के पॉप इन्होंने बाद में डेवलप किया। जो वहाँ की यूथ थी वो 1990s के बाद में क्या किया उन्होंने, सारे चीजों को मिक्स कर दिया, सारे कल्चर को, सारे जो म्यूजिक है उनको मिक्स कर दिया। इन्होंने कहीं रॉक ले लिया, कहीं गैज ले लिया, कहीं एक्सपेरिमेंट ले लिया, कहीं पॉप ले लिया, कहीं हिप हॉप ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक डांस को ले लिया। और जहां जैसी डिमांड रही उन्होंने उसके हिसाब से इन लोगों ने उसको मतलब किया। जैसे अब मान लो उनको अभी क्या, उन्होंने इस चीज को अपना बिजनेस बना दिया। वहाँ की जो इकोनॉमी का जो 13-14 बिलियन डॉलर के करीब में जो रेवेन्यू आता है ना, वो के पॉप से अभी आ रहा है। तो अभी गवर्नमेंट भी वहाँ बहुत पैसा खर्च कर रही है के पॉप को प्रमोट करने में। तो के पॉप जो है ना, वो साउथ कोरिया का एक तरीके से सॉफ्ट पावर कह सकते हो। जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि जैसे किसी कंट्री का सॉफ्ट पावर क्या होता है, जैसे एक तो हमारा नॉर्मल जो पावर होता है कि हम कितने पावरफुल है, हमारे पास कितने प्लेन्स है, कितने टैंक्स हैं, कितनी आर्मी है। तो वो तो हमारा नॉर्मल पावर हो गया। ये एक होता है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर मतलब कि हम कैसे किसी कंट्री को इन्फ्लुएंस कर दें। जैसे चाइना है, चाइना का भी सॉफ्ट पावर क्या है, वहाँ की टेक्नोलॉजी है। हमारा पूरा मार्केट चाइनीज सामानों से भरा हुआ है, हम चाइना पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। उसको हम लोग हर जो भी चीज लोगे चाइनीज है। ऐसे जैसे सॉफ्ट पावर होता है, जैसे यूएस है, यूएस का हम लोग फेसबुक, गूगल, इंस्टा, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, उसका कोकोला, पेप्सी पूरा वहीं से आता है। हर चीज हम वहाँ का यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें उसका सॉफ्ट पावर है। ऐसे ही हम जैसे एक विश्वास होता है ना, जैसे कि जापान, अगर कोई कोई प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, अगर वो जापान या जर्मनी में बना हो तो हम उस पर ज्यादा बिलीव करते हैं कि अच्छा जापानीज है तो अच्छा ही होगा, जर्मन है तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही बनाया होगा। अब वही अगर मेड इन नेपाल हो या किसी मेड इन म्यांमार हो, मेड इन अगर ये श्रीलंका हो, तो लोग उतना ट्रस्ट नहीं करते कि अरे यार ये तो थोड़ा सा वैसा कंट्री है, पता नहीं इसका प्रोडक्ट कैसा होगा। लोग ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। तो सॉफ्ट पावर वही होता है। जैसे इंडिया का भी सॉफ्ट पावर क्या है, इंडिया का सॉफ्ट पावर हमारा क्या है, योग है, योग है, आयुर्वेद है। हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, योग को प्रमोट कर रहे हैं। कल को हमारे यहाँ से योगा वैसे इनका जो के पॉप, तो के पॉप इन 1990s के बाद में इन लोगों ने काफी इसको डेवलप किया। और ये क्या है ना, जैसा जैसा डिमांड है, जैसे ब्राजील है, ब्राजील में अगर लोग लेटर सपोज हिप हॉप सुनते हैं तो उन्होंने हिप हॉप स्टाइल में गाया, वहाँ की ऑडियंस को टारगेट करके गाया। इंडिया में अगर कुछ और पसंद करते हैं तो उसके स्टाइल में गाया।
अगर वेस्टर्न कंट्रीज कुछ और पसंद करती तो उनके स्टाइल में गानों को गाया, और उनके मतलब वो फ्लेक्चुअल हो जाते हैं उसके हिसाब से मार्केट को देख के। तो अभी इसका पूरा इनका एक पूरी इंडस्ट्री हो गई है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, और गवर्नमेंट भी अब इस पे पहले तो नहीं ध्यान देती थी, अब गवर्नमेंट भी इस पे खर्च कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू मिल रहा है ना, उसकी इकोनॉमी में वो एक तरह से वो जॉब क्रिएट कर रहा है, प्लस गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहा है, और उनका एक बड़ा मार्केट होता जा रहा है ये। तो और इसको सब कंट्रीज में फेमस हो गया है, इंडिया में भी देख लो बहुत सारे लोग अभी इसी ग्रुप में होंगे जो कोरियन ड्रामास देखते होंगे, म्यूजिक सुनते होंगे, मूवीज देखते होंगे। तो अभी क्या है कि द करेंट स्प्रेड ऑफ के पॉप एंड कोरियन एंटरटेनमेंट नोन एज कोरियन वेव, जो पूरा के पॉप और कोरियन एंटरटेनमेंट है, मतलब ये सिर्फ के पॉप की बात नहीं कर रहा, एक के पॉप है तो के ड्रामा भी है, के मूवी भी, मतलब जो भी कोरियन का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तो ये जो पूरा है इसको बोलते हैं हम लोग कोरियन वेव। मतलब वेव क्यों बोलते हैं, लहर, लहर मतलब कि ये पूरी दुनिया पे फैलते जा रहे हैं ना लहर की तरह, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है कोरियन वेव। ये सीट नॉट ओनली इन ईस्ट एशिया, सिर्फ ईस्ट एशिया में नहीं है, ऐसा टाइम आ गया था कि इतना ज्यादा ये मतलब सेम चीज जो ये कोरिया ने किया ना के पॉप, सेम ये जापान ने शुरू किया था, जापान कोरिया दोनों साथ किया। कोरिया आगे बढ़ने लगा, कोरिया का जो उसने क्या किया, जापान में मार्केट में घुसने लगा, तो जापान को उसको बैन करना पड़ा था के पॉप को, लेकिन फिर भी उन लोगों ने रोक नहीं पाया के पॉप को। के पॉप धीरे धीरे ईस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में धीरे धीरे फैल गया। तो इसी को हल्यू बोलते हैं, कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन कि हल्यू क्या है, तो हल्यू क्या है, स्पिरिट ऑफ कोरियन, कोरियन वेव लिख दो, या स्पिरिट ऑफ कोरियन म्यूजिक ड्रामा, जो भी ऑप्शन में होगा। तो स्पिरिट ऑफ कोरियन एंटरटेनमेंट अराउंड द वर्ल्ड इज कम टू नोन एज कोरियन वेव, और इसी को बोला जाता है हल्यू। जो नाम है, हल्यू जो नाम है, वो चाइनीज जो मीडिया है ना उसने हल्यू नाम दिया था उसको। तो K-pop is also embraced by South Korea government as a tool for projecting South Korea's soft power abroad। ये साउथ कोरिया के मतलब साउथ कोरिया एज ए कंट्री हम नहीं देखते हैं कि मतलब उसकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, या फिर बहुत बड़ा वो न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं है, मतलब उसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, और हम एज ए मतलब मिलिट्री पावर उसको नहीं देखते। लेकिन जैसे जापान है, जापान के पास भी खुद की मिलिट्री पावर नहीं है, जापान और कोरिया को तो सिक्योरिटी प्रोवाइड यूएस करता है। तो दोनों कंट्री के पास क्या है, जापान के पास क्या है, अपना सॉफ्ट पावर है, उसकी इंडस्ट्रीज अच्छी है, उसका टेक्नोलॉजी पॉप को इसने डेवलप किया है। जो फेमस के पॉप बैंड्स हैं जैसे बीटीएस है, एक्सो है, ब्लैक पिंक है, और भी होंगे। तो कुछ जो मोस्ट फेमस है, 3 मैंने लिख दिया है, ये के पॉप है। और अभी तो इतना ही है, नेक्स्ट टाइम जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग कोरियन ड्रामा पढ़ेंगे, कोरियन मूवीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन पढ़ेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा ना, वो हम साउथ कोरिया का हिस्टोरिकल टाइमलाइन, कि कब कौन रहा, कब क्या हुआ, जापान ने कब एनेक्स किया, फिर उसके बाद कब वो इंडिपेंडेंट हुआ, क्या रिफॉर्म्स आया, कब इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, कब ओईसीडी का मेंबर बना, कब वो यूएन का मेंबर बना, कौन कौन से वहाँ प्रेसिडेंट हुए, कौन सी ओनली फीमेल प्रेसिडेंट, अभी एक ही फीमेल प्रेसिडेंट पूरे वहाँ पे हुई हैं, पाक गुन ही जो पाक चुंगी की बेटी थी वो हुई हैं। तो वो हो गया, उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल मेनली। और बाकी करंट अफेयर्स फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उसमें ये पढ़ेंगे कि इंडिया से क्या रिलेशन है, इंडिया और उसमें क्या हमारी ट्रीटीज हैं, हमारी क्या ट्रीटीज है, हमारी क्या पार्टनरशिप है, हमारी क्या हमारा लिंकेज है। फिर उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि साउथ कोरिया और इंडिया का पुराना कनेक्शन क्या है एंशिएंट टाइम में। तुम लोग 1-2 साल पहले अगर करंट अफेयर्स फॉलो किए होगे तो सुने होगे कि जो वहाँ पे पॉपुलेशन है उसमें इंडिया की अयोध्या की एक क्वीन प्रिंसेस थी। वो माइथोलॉजी है कि वहाँ पे गाया गाया डायनेस्टी है, काया डायनेस्टी बोलते हैं, वहाँ पे जाके वहाँ के राजा से शादी की थी करीब आज से 2-3 हज़ार साल पहले। तो अभी भी वहाँ के बहुत सारे कोरियंस हैं, वो अपने आप को इंडियन डिसेंडेंट मानते हैं, क्योंकि कोरिया में क्या होता है, कोरिया में जो लिंगेज होता है ना, वो अपने फादर का नहीं होता, अपनी मम्मी का होता है, अपनी मदर का होता है। तो लोग अपने मदर का लिंगेज के थ्रू देखते हैं। तो सूरी रत्ना, उस प्रिंसेस का नाम वहाँ बोला था सूरी रत्ना, और उसका कोरियन नाम कुछ और है, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो उनका भी बताएंगे, अभी तो उस पर रिसर्च चल रहा है। फिर यहाँ पे अयोध्या में उसके लिए डेवलप किया जा रहा है, पूरा म्यूजियम डेवलप किया जा रहा है।
फिर उसके बाद इंडिया से क्या क्या इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, सेपा साइन हुआ था। फिर अभी लास्ट ईयर 2018 में मोदी गए थे तो उनको सियोल पीस प्राइज मिला था। तो वो सब चीजें पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ कोरिया के बारे में, फिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में क्या अभी चल रहा है और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, कब कब उन लोग की आपस में बात शुरू हुई और फिर खत्म हो गई, आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, वो सब चीजों को पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बार तुम लोग मैप देख लेना, और दूसरा ये उसका फ्लैग देख लेना गूगल करके। और जो भी तुमको इम्पोर्टेंट लगे उसका मतलब गूगल गूगल किया करो, गूगल करोगे तो ज्यादा ज्यादा चीजें तुमको पता कर चलेंगी। और वो दिमाग में याद हो जाता है, कोई और मतलब कि खुद से जब गूगल करोगे ना तो वो सब चीजें तुमको मतलब माइंड में आ जाती हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास कल करेंगे इसके आगे।